नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी। दिल्ली आईएएस एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम उपस्थित हैं आपके समक्ष 30 कदम की इस नई सीरीज के साथ। नई सीरीज तो नहीं कहना चाहिए, 2.0 के साथ, जिसमें हम आज बात करने वाले हैं मौर्य काल के बाद मौर्योत्तर काल की। हमने लास्ट वीडियो में चर्चा की थी मौर्य काल से संबंधित उन 30 सवालों पर जो आपके परीक्षा के इर्द गिर्द घूम सकते हैं और वहां से आपके क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो कोशिश थी और कोशिश हमेशा रहती है कि कुछ ऐसे सवाल उठा के लाए जाए जो आपके एग्जाम में निश्चित तौर पर फायदेमंद हो। और आज भी हम मौर्योत्तर काल के उन सारे सवालों को संजोने का प्रयास कर रहे हैं आपके समक्ष, जो आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, आपके प्रीलिम्स के एग्जाम में, आपके व्यापम के एग्जाम में, और भी बहुत सारे जो साल भर एग्जाम होते हैं उन सारे एग्जाम्स में ये आपके लिए फायदेमंद हो सकते हैं। चलिए, तो बिना किसी समय को व्यर्थ किए हम आगे बढ़ते हैं अपने नए सेगमेंट की तरफ, नए सब्जेक्ट या फिर अपना नया टॉपिक मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल का मतलब है, आप सभी को भलीभांति ये ज्ञात होगा कि मौर्योत्तर काल में मौर्यों के बाद का जो भारत था, जिसमें शुंग राजवंश, कण्व राजवंश, सातवाहन राजवंश, इन सबको लिया जाता है और इनके समय के कला संस्कृति के बारे में, कला और संस्कृति के बारे में। ठीक है, चलिए, तो ये तीन मेन इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज इस समय पर हुए। शुंग और सातवाहन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कण्व राजवंश से उतना ज्यादा क्वेश्चन बनता नहीं है, तो एक दो बीच में क्वेश्चन होंगे। इसके अलावा कला संस्कृति और साहित्य और सातवाहन और शुंग राजवंश के राजाओं से होने वाले क्वेश्चन पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो आपके समक्ष पहला क्वेश्चन है, आप ध्यान से पढ़िएगा, सारे क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा कीजिए। हर क्वेश्चन अपने आप में यूनिक क्वेश्चन होगा और ये सारे क्वेश्चन जो है वो कहीं ना कहीं आपके किसी ना किसी एग्जाम से रिलेटेड हो सकते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख बौद्ध धर्म का लोकप्रियता के साथ यूनानी संपर्क का प्रमाण प्रस्तुत करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शंस प्रोवाइडेड एविडेंस ऑफ द पॉपुलैरिटी ऑफ बुद्धिज्म एज वेल एज ग्रीक कॉन्टेक्ट। तो इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कौन सा अभिलेख जो है वो बौद्ध धर्म की लोकप्रियता के साथ साथ यूनानी संपर्क का भी उल्लेख या प्रमाण प्रस्तुत करता है। तो अयोध्या अभिलेख, बेसनगर अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख या नासिक अभिलेख। तो यहां पर क्वेश्चन जो है वो यूनानियों के साथ वाला अगर आ रहा है तो हमेशा याद रखना कि बेसनगर या विदिशा अभिलेख यहां पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अयोध्या अभिलेख भी शुंग राजवंश से रिलेटेड है, शुंग काल से रिलेटेड है। ठीक है, लेकिन इसमें यूनानियों के संपर्क का उल्लेख नहीं है। इसके अलावा जूनागढ़ अभिलेख और नासिक अभिलेख, इसमें भी कोई यवनों के साथ संपर्क का उल्लेख नहीं है। ठीक है, और बौद्ध धर्म की बात करें तो उनमें से किसी में भी ज्यादातर बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन यूनानियों के बारे में सबसे ज्यादा जो बात करता है वो बेसनगर विदिशा अभिलेख है, क्योंकि इसका जो संस्थापक है या इसको स्थापित करने वाला व्यक्ति है वो है हेलियोडोरस, जो कि एक यूनानी व्यक्ति था। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग यही सबसे बेस्ट विकल्प होना चाहिए। तो बेसनगर विदिशा कहां पर है? मध्य प्रदेश में। और खास बात, यह अभिलेख जो है वैष्णव धर्म, कौन सा? वैष्णव धर्म से संबंधित है। ठीक है, जहां पर हेलियोडोरस ने भगवान विष्णु को या वैष्णव या भागवत धर्म को समर्पित करते हुए इसमें अभिलेख में बहुत सारा उल्लेख किया है, और भागवत धर्म का पहला आर्कियोलॉजिकल एविडेंस भी यही अभिलेख माना जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है बी, बेसनगर या विदिशा अभिलेख। चलिए, बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। यहां पर क्वेश्चन में आपके समक्ष दो स्टेटमेंट है, कथन 1 और कथन 2, और इनमें से आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो पहला स्टेटमेंट क्या पूछ रहा है, पढ़िए ध्यान से। पुष्यमित्र शुंग ने बौद्ध धर्म के प्रति अत्यधिक सहिष्णुता दिखाई। ओके, स्टेटमेंट फर्स्ट, पुष्यमित्र शुंग शोड ग्रेट टॉलरेंस टुवर्ड बुद्धिज्म। क्या उसने बुद्धिज्म के लिए सहिष्णुता दिखाई थी? पहला सवाल जो कथन में है ये है। दूसरा है,
उसने अशोक द्वारा निर्मित सांची स्तूप का जीर्णोद्धार कराया था। तो देखिए दूसरा स्टेटमेंट सत्य है और पहला स्टेटमेंट बौद्ध धर्म के प्रति अत्यधिक सहिष्णुता दिखाई थी, इसका सीधा तरीके से कोई जिक्र तो नहीं है, लेकिन दो तीन चीज आपको कंसीडर करनी पड़ेगी। जैसे उसने सांची के स्तूप का जीर्णोद्धार कराया था, ये तो सही है। इसके अलावा उसने भरहुत के स्तूप का निर्माण करवाया था, भरहुत स्तूप का निर्माण कराया था। ठीक, तो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के हिसाब से अगर आप देख रहे हो तो दोनों स्टेटमेंट आपको सही दिख रहा है। लेकिन जब आप आते हो लिटरेचर की तरफ, तो लिटरेचर में आपको क्या मिलेगा कि पुष्यमित्र शुंग को एक कट्टर वैष्णव राजा का दर्जा दिया गया है और इसको एंटी बौद्धिस्ट कहा गया है, एंटी बौद्धिस्ट कहा गया है। लेकिन ये जो लिटरेचर वाला एविडेंस है वो बहुत ज्यादा ऑथेंटिक नहीं माना जाता, क्योंकि वो उन समय काल परिस्थितियों के हिसाब से बौद्ध भिक्षुओं ने जो लिखा वो उसके अगेंस्ट लिखा, क्योंकि वो उसके दुश्मन अपने आप को मानते थे। तो फिलहाल हमको जाना है इसके कथन के ऊपर, तो ये भी कथन सही है और ये भी दोनों कथन आपको सही मिल जाएगा। ठीक है, तो अशोक के द्वारा जो उसने सांची का स्तूप का जीर्णोद्धार कराया था, ये भी उसके बौद्धिज्म के प्रति समर्पण का एक भाव दिखाता है और कथन एक दोनों स्टेटमेंट के साथ सही हो जाएगा। तो केवल कथन एक, केवल कथन दो, दोनों सही है और कथन एक कथन का उचित कारण है। तो देखिए यहां पर दोनों स्टेटमेंट सही लिया जाएगा, सी वाला। ठीक है, तो दूसरे का जवाब है सी। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके समक्ष मैच द फॉलोइंग को लेकर के आता है। यहां पर आपको एक तरफ राजाओं के नाम है और दूसरी तरफ उसके संबंध में जो जिक्र मिलता है अलग अलग सोर्स से, उसके बारे में जिक्र है। तो आपको सीधे सीधे मैच द फॉलोइंग है, जोड़ी मिलाना है। ठीक है, यहां पर कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक था तो इसको मैंने काट दिया है। आप इसको कंसीडर कीजिएगा सतकर्णी फर्स्ट, सतकर्णी प्रथम। तो सतकर्णी फर्स्ट रुद्रदमन, हाल और हेलियोडोरस। ठीक है, सतकर्णी प्रथम नानाघाट अभिलेख, रुद्रदमन जूनागढ़ अभिलेख सही जुड़ा हुआ है, हाल गाथा सप्तशती और हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ लेख। अब देखिए यहां पर ध्यान देखिएगा, सतकर्णी फर्स्ट की वाइफ का नाम था, उनकी पत्नी नायनिका। क्या नाम था? नायनिका। कहीं कहीं पर उनका नाम मिलता है नागनिका, नागनिका या जो भी है आप देख लीजिएगा, दोनों सही है। और इन्होंने अपने पति को डेडिकेट करते हुए एक अभिलेख लिखवाया था जिसका नाम था नानाघाट अभिलेख, और उसमें उनके बारे में काफी सारी चर्चा करी गई है। तो यहां पर सतकर्णी फर्स्ट का नानाघाट अभिलेख, रुद्रदमन जूनागढ़ अभिलेख, हाल गाथा सप्तशती और हेलियोडोरस गरुड़, है ना। रुद्रदमन का तो पता ही है, जूनागढ़ अभिलेख ये शक शासक थे। ठीक है, गाथा सप्तशती हाल ये उनकी रचना है। इसके बाद हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ लेख। ठीक है, ये अभी हमने जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन में पढ़ा था। तो यहां पर ऑप्शन में ए का 1, 2 का बी, सी 3 का सी और 4 का डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको सीधे याद रखना है, वो जुड़ा ही हुआ है सारा का सारा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। गांधार शैली की मूर्ति कला की प्रमुख विशेषता क्या है? What is the main feature of गांधार स्टाइल ऑफ स्कल्पचर? अब यहां पर मूर्ति कला के संबंध में है गांधार शैली। हमारे भारत देश में 3 प्रकार की मूर्ति कला शैली काफी फेमस थी प्राचीन काल में, और तीनों ही लगभग समान समय की है। सबसे पहली मथुरा, उसके बाद फिर गांधार शैली और फिर अमरावती शैली। ठीक है, ये 3 शैलियां जो है काफी फेमस थी। इनमें से पूछा किसके बारे में है? गांधार शैली के बारे में। तो ध्यान से पढ़ लेते हैं क्या क्वेश्चन पूछा है ना। 4 स्टेटमेंट है, इनमें से प्रमुख विशेषता पूछा है। मूर्तियों का पूर्ण नग्न स्वरूप, फुल न्यूड स्टेचूज, बी ट्रांसपेरेंट क्लोथिंग
एंड ग्रीक इन्फ्लुएंस, पारदर्शी वस्त्र और यूनानी प्रभाव, सी केवल वैष्णव धर्म का प्रभाव, या केवल लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग, यूज ऑफ रेड सैंडस्टोन, या ओनली वैष्णविज्म इन्फ्लुएंस। तो यहां पर चारों में से सबसे जो ज्यादा सटीक इसके लिए बैठ रहा है वो कौन सा है? बी ऑप्शन। ठीक है, मूर्तियों का पूर्ण नग्न स्वरूप इसकी विशेषता नहीं है। बी पारदर्शी वस्त्र इसमें मुख्य विशेषता है, और चूंकि इसमें यूनानी प्रभाव दिखता है तो यही स्टेटमेंट सबसे ज्यादा सही होगा। केवल वैष्णव धर्म का प्रभाव इसमें बिल्कुल नहीं है, इसमें ज्यादातर जैनिज्म और खासकर बौद्धिज्म का प्रभाव ज्यादा है। केवल लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग नहीं हुआ इसमें ज्यादातर प्रयोग हुआ है ग्रेनाइट का। ठीक है, ज्यादातर प्रयोग इसमें हुआ है। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर है बी सही है, ट्रांसपेरेंट क्लोथिंग एंड ग्रीक इन्फ्लुएंस। ग्रीक राजाओं के या वहां के जो देवता होते थे ना, जिनका नाम था अपोलो, तो सर्वाधिक प्रभाव ग्रीक देवता अपोलो का है। ठीक है, ग्रीक देवता अपोलो का वहां पर सबसे ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। यहां पे क्वेश्चन नंबर 5 में आपके समक्ष 2 स्टेटमेंट है और आपको बताना है कि कौन से स्टेटमेंट सही है, कौन से गलत है। तो पढ़िए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछ रहा है। स्टेटमेंट फर्स्ट है, सातवाहन वंश की राजकीय भाषा संस्कृत थी। द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ सातवाहना डायनेस्टी वाज संस्कृत। तो क्या उनकी राजभाषा संस्कृत थी? तो ध्यान रखिएगा, उनकी राजभाषा संस्कृत नहीं थी। दूसरा स्टेटमेंट है, सातवाहनों प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया। दी सातवाहन यूज्ड टू प्राकृत लैंग्वेज एंड दी ब्राह्मी स्क्रिप्ट। जी, ये स्टेटमेंट आपके लिए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर केवल 1 केवल 2, यहां पर बी केवल 2 जो है सही हो जाएगा। तो सातवाहनों की जो भाषा थी वो प्राकृत थी और उन्होंने कौन सी लिपि यूज करी थी? ब्राह्मी लिपि यूज करी थी। तो स्टेटमेंट में सेकंड वाला सही है, तो फिफ्थ में आंसर हो जाएगा बी। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। अब ये जो कथन और कारण वाले क्वेश्चन है, जिसको आपको ध्यान से पढ़ना है और सही एक्सप्लेनेशन वगैरह बताना है। तो सातवाहन शासकों के नाम उनकी माता के नाम या मेट्रोनिम पर आधारित थे, जैसे गौतमी पुत्र, वशिष्ठी पुत्र एक्सेट्रा। ठीक है, द नेम ऑफ द सातवाहन रूलर वर बेस्ड ऑन देयर मदर्स नेम मेट्रोनिम सच एस गौतमी पुत्र एंड वशिष्ठी पुत्र। और दूसरा कारण इसमें दिखाया जा रहा है, इससे पता चलता है कि सातवाहन समाज कैसा था? मातृसत्तात्मक। देखिए, अपने नाम के सामने अपनी माता का नाम जोड़ने की जो परंपरा थी, सातवाहनों की एक विशेष परंपरा थी। ठीक है, और गौतमी पुत्र सतकर्णी और वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी ये इसका बेस्ट एग्जांपल है कि नहीं? लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इनका राज्य जो था वो मात्र सत्तात्मक था। तो यहां पर कथन एक तो सही है लेकिन कारण जो है वो गलत है। तो दोनों सही नहीं है, दोनों सही है लेकिन कोई भी एक एक्सप्रेशन सही नहीं है। ए सही है लेकिन आर गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो इनकी माता का नाम जोड़ने की परंपरा तो थी, लेकिन इनकी माता के नाम जोड़े जाने से ये सिद्ध नहीं होता था कि ये मात्र सत्तात्मक थे। इनका जो वंश चलता था तो वो हेरिडिटरी चलता था, पिता के अनुसार चलता था, और राजा भी कौन होता था? पिता ही होता था। राज्य का प्रमुख भी कौन होता था? तो पिता ही होता था, यानी कि पुरुष ही होता था। तो इस हिसाब से क्वेश्चन नंबर 6 में आपको सी आंसर लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछ रहा है। यहां पर शासकों को उनकी उपलब्धियों से आपको मैच करना है। तो एक तरफ शासकों के नाम है और एक तरफ उनकी उपलब्धियां हैं। चलिए, पहला शासक का नाम है वासुदेव, फिर यज्ञश्री सतकर्णी, दामोदर सेन और खारवेल। तो वासुदेव अंतिम महान वासुदेव जो है वो कर्ण वंश का संस्थापक था। ठीक है, अपन यहां इसको एक एक करके मिला लेते हैं। कर्ण वंश का संस्थापक यज्ञश्री सतकर्णी, ये जो है अंतिम महान सातवाहन राजा के रूप में जाना जाता है। दामोदर सेन वकाटक शासक थे, और खारवेल हाथी गुफा लेख के प्रसिद्ध शासक।
ठीक है, तो यहां पर वासुदेव डी, ए का है डी, यज्ञश्री सतकर्णी 2 का है ए, 3 का है सी और 4 का है ए, सॉरी 4 का है बी, है ना। तो यहां पर ए का डी, 2 का सी, ए का, एक मिनट सही जोड़ा ना हमने, वासुदेव कर्ण का संस्थापक है, ए का तो डी आना चाहिए, इसमें ऑप्शन में ए ही डी है। 2 का है ना, यहां पर ऑप्शन ही गलत है, तो हम आपको डी ए सी बी ये आप जोड़ लीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है ना, टाइपिंग मिस्टेक हो गया, ठीक है। तो आंसर ध्यान रखिए, यहां अपने को कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। वासुदेव कर्ण वंश का संस्थापक, यज्ञश्री सतकर्णी अंतिम महाशासक के रूप में जाना जाता है, इसके बाद सातवाहनों का कोई ज्यादा जिक्र नहीं मिलता। दामोदर सेन वकाटक शासक के रूप में जाना जाता है, और खारवेल जो है वो हाथी गुफा या हस्ती गुफा लेख का प्रसिद्ध शासक के रूप में इसकी व्याख्या मिलती है। तो यहाँ पर डी ए सी बी ऐसे करके आंसर हो जाएगा, जो कि हमारे ऑप्शन में नहीं है, ठीक, कोई बात नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। बहुत बार ऐसे होता है कि आपको सही जोड़ी नहीं मिल पाता है, ऐसी कंडीशन में आपको वहां पर बोनस मार्क्स भी मिल जाता है, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, हु अमंग द फॉलोइंग वाज डिफीटेड बाय गौतमी पुत्र सतकर्णी। गौतमी पुत्र सतकर्णी ने निम्नलिखित में से किसको हराया था, किसको पराजित किया था? देवभूति नहीं, खारवेल के साथ उसका युद्ध नहीं हुआ था, नेहपान जो कि एक शक रूलर था, ठीक, और हेलियोडोरस, तो ये तो एक राजा था ही नहीं, है तो बेचारा, है ना। तो नेहपान जो था वो शक शासक था, और ये जो नेहपान है उसके जोगल थंबी अभिलेख हमको मिले हैं। जोगल थंबी, महाराष्ट्र में जोगल थंबी है, वहां से उसके अभिलेख मिले हैं जहां पे उसका राज्य हुआ करता था। और गौतमी पुत्र सतकर्णी ने जोगल थंबी अभिलेख, जोगल थंबी सॉरी अभिलेख नहीं है वो, शिला वो है, सिक्के हैं। जोगल थंबी से एक मृतभांड मिला है, एक्चुअल में जोगल थंबी मृतभांड, और इससे मिले हैं उनके बहुत सारे सिक्के, और इन सिक्कों को री इशू कराया था किसने? गौतमी पुत्र सतकर्णी ने, जिसके बारे में जिक्र हमको सारे बुक्स में मिल जाता है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 8 का है सी ऑप्शन सही, ख नेहपान। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, ध्यान से पढ़िएगा, यहां पर फिर से आपके पास 2 स्टेटमेंट है और दोनों में आपको बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। पहला स्टेटमेंट है, अमरावती कला शैली का विकास श्वेत संगमरमर में हुआ। द अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट डेवलप्ड इन व्हाइट मार्बल। और स्टेटमेंट 2 है, यह पूरी तरह से यूनानी कला से प्रभावित था। इट वॉज कंप्लीटली इन्फ्लुएंस्ड बाय ग्रीक आर्ट। क्या यह पूरी तरीके से यूनानी कला से प्रभावित था? देखिए पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है, अमरावती शैली में आपको संगमरमर और सफेद संगमरमर का जिक्र बहुत ज्यादा मिलेगा, यानी कि उसी प्लेटफॉर्म पर बेस्ड था। और दूसरा स्टेटमेंट है, यह पूरी तरीके से यूनानी कला से प्रभावित थी, तो इसमें कोई यूनानी कला का प्रभाव आपको देखने को नहीं मिलता, ठीक है। तो इसमें केवल एक जो है कथन सही होगा और दूसरा जो है गलत है, ठीक। तो कथन 1 सही है, कथन 2 गलत है, तो ओनली 1 इज करेक्ट। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत वन लाइनर जैसा लेकिन इंपॉर्टेंट है। इन विच लैंग्वेज इज गाथा सप्तशती रिटर्न। गाथा सप्तशती किस भाषा में रचित है? संस्कृत में, पाली में, प्राकृत में, तमिल में। अब गाथा सप्तशती का राइटर कौन है? हाल। ये हाल कौन है? सातवाहन राजवंश का एक बड़ा शासक। और सातवाहनों की राजभाषा क्या थी? तो वो थी प्राकृत। तो किस भाषा में होगा ये? तो सी, प्राकृत, ठीक है। चलिए अगर ऐसे क्वेश्चन आपको नहीं भी पता हो डायरेक्टली, तो आप थोड़ा सा ये सोच लेना कि जिस एरा से संबंधित था, जिस राजवंश से संबंधित था, उनकी भाषा क्या यूज करते थे उस समय पर, कौन सा लैंग्वेज एक डोमिनेटेड लैंग्वेज था,
तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी सही आंसर तक पहुंचने में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल है 11 नंबर का। मथुरा शैली एक विशिष्ट विशेषता क्या है पूछा है। व्हाट इज डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ द मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट। जैसे गांधार शैली का पूछा था वैसे मथुरा शैली में भी आपको बहुत सवाल पूछता है। तो मथुरा शैली की एक विशेष विशेषता है ग्रीको रोमन प्रभाव, पारदर्शी वस्त्रों का चित्रण, बुद्ध मूर्तियों का अलंकार रहीन स्वरूप और मांसपेशियों का यथार्थ अंकन। देखिए यथार्थवादी एक दृष्टिकोण जो है वो गांधार शैली का पार्ट है, तो यह ऑप्शन तो नहीं आएगा। पारदर्शी वस्त्र भी गांधार शैली में आता है और ग्रीको रोमन इंपैक्ट भी गांधार शैली में आता है। तो बुद्ध की मूर्तियों का अलंकरण रहित स्वरूप ही इसका सही जवाब है। ठीक है, देखिए मथुरा शैली की विशेषता ये थी कि इसमें जो भी मूर्तियां बनाई जाती थी उसमें सत्यता का विशेष ध्यान रखा जाता था। सत्यता का विशेष ध्यान का मतलब यह है कि मूर्ति जैसी है आपको वैसी ही प्रदर्शित करनी पड़ती थी। इसकी मूर्तियां आपको बहुत अट्रैक्टिव नहीं लगेंगी। जैसे बुद्ध के बारे में अगर बात करें, सिंपल बुद्ध का जैसा चरित्र था उन्होंने उसको वैसे ही दर्शाने का प्रयास किया। सर पे बाल का ना होना, ठीक है, साधारण से वस्त्र का होना, थोड़े से वस्त्र कम होते थे, बहुत ज्यादा वस्त्र होते नहीं थे, अलंकार नहीं होते थे, यानी कि उनमें कोई भी प्रकार का आभूषण वो पहनते नहीं थे। तो इस प्रकार की कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, हालांकि डिटेल में तो और बहुत सारी है, हम क्लास में उसकी चर्चा तो करते ही हैं। तो फिलहाल यहाँ पर हमको सही जवाब चाहिए और सी इसका सही जवाब है कि बुद्ध की मूर्तियां अलंकरण रहित होती थी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे ध्यान से पढ़ना है, क्या पूछ रहा है। यहां पर आपके एक तरफ शैलियां हैं और दूसरी तरफ उसके संबंधित क्षेत्र है। ये भी कला संस्कृति के चैप्टर का है ना अंश है। गांधार शैली का जन्म हुआ था मथुरा में, मथुरा शैली का जन्म हुआ था, सॉरी माय मिस्टेक, गांधार शैली का जन्म हुआ था तक्षशिला में, मथुरा शैली का जन्म हुआ था मथुरा में और अमरावती शैली का जन्म हुआ था गुंटूर क्षेत्र जो कि आंध्र प्रदेश के आसपास पड़ता है। ठीक है, अमरावती शैली, ये शैली टोटली बुद्धिज्म से रिलेटेड है, याद रखिएगा। इसमें बुद्धिज्म की मूर्तियां सबसे ज्यादा है, अधिकतर मूर्तियां उन्हीं के हिसाब से है और इसमें मूर्तियों की एक श्रृंखला होती है, यानी कि श्रृंखलाबद्ध मूर्तियों का बनाया जाना इसकी एक विशेषता है। इसकी अमरावती शैली की। ठीक है, तो याद रखिएगा बुद्धिज्म से रिलेटेड है और इसमें जो मूर्तियां बनाई जाती है अमरावती शैली में वो एक श्रृंखला के रूप में होती है जिसमें एक स्टोरी फॉर्म होती है। स्टोरी का मतलब यह है कि बुद्ध ने जहां पर जन्म लिया, बुद्ध ने जो जो काम करा अपने बड़े होते तक, वो पूरी की स्टोरी आपको उस मूर्ति में दिख जाएगी। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। बाकी गांधार शैली का जन्म हुआ था तक्षशिला में क्योंकि गांधार की राजधानी तक्षशिला थी। मथुरा शैली, मथुरा और अमरावती शैली का जन्म हुआ था गुंटूर क्षेत्र जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, अच्छा यहां पर आपको सही जवाब भी देना है। तो ए का है सी, बी का है ए और 3 का है बी। चलिए तो यहां पर ए बी सी या 1 2 3 को जोड़े तो आप ए का सी, 2 का ए और 3 का बी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13। अश्वमेध यज्ञ करने वाला मौर्योत्तर काल का प्रथम शासक कौन था? हु वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ द पोस्ट मौर्यन पीरियड टू परफॉर्म अश्वमेध यज्ञ? अश्वमेध यज्ञ के बारे में आपको पता होगा, इसकी पहली जानकारी जो है वो उत्तर वैदिक काल से मिलती है। उत्तर वैदिक कालीन यज्ञ है और ये राजा जो है अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए बनाता है। ठीक है,
शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए। और जब मौर्योत्तर काल में इसकी बात की जाती है तो पहला नाम आता है पुष्यमित्र शुंग का। पुष्यमित्र शुंग गद्दी पर बैठता है और अपने दरबारी और राजकवि पतंजलि उनका राजगुरु था या राजपुरोहित था पतंजलि, ठीक है। तो पतंजलि के द्वारा उसने अपने समय पर दो बार अश्वमेध यज्ञ करे थे। तो पुष्यमित्र शुंग इसका सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का, ठीक है। चलिए बढ़िए, आगे क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में कथन 1 कथन 2 दिया गया है, आपको बताना है कि इनमें से कौन से सही है। चलिए पहला स्टेटमेंट है अमरावती स्तूप सफेद संगमरमर से बना था। दी अमरावती स्तूप वॉज मेड विथ मार्बल। ओके, यह स्तूप पुष्यमित्र शुंग द्वारा निर्मित था। तो देखिए यह स्टेटमेंट तो गलत है, दूसरा वाला कि अमरावती स्तूप में पुष्यमित्र शुंग का कोई हाथ नहीं था, लेकिन अमरावती स्तूप सफेद संगमरमर से बना था, ये स्टेटमेंट तो सही है। तो कथन एक ओनली जो है इसमें सही होगा, दूसरा गलत हो जाएगा। तो केवल एक कथन सही है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या है? ओनली वन इज करेक्ट। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 एक सिंपल सा क्वेश्चन है। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलीजियस थीम ऑफ गांधार स्टाइल स्कल्पचर? गांधार शैली की मूर्तियों का सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक विषय वस्तु क्या था? क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि गांधार शैली में किस धर्म के वस्तुएं या उसमें मूर्तियां ज्यादा बनाई जाती थी। तो यहां पर ऑप्शन विष्णु, शिव, बुद्ध और मौर्य के बारे में है। तो सही जवाब क्या होगा? बुद्ध और बौद्ध धर्म के बारे में। बुद्धिज्म से और बौद्ध धर्म से रिलेटेड इसमें ज्यादातर चीजें बनाई जाती थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 एक तरफ राजवंशों के नाम है और उसके अगेंस्ट उसकी राजधानियां दी गई है। तो इसमें पहला राजवंश का नाम है शुंग और उसकी राजधानी क्या होनी चाहिए? शुंगों की राजधानी उन्होंने बनाई थी विदिशा को, पाटलिपुत्र से हटा करके उन्होंने विदिशा को अपनी राजधानी बनाया था। इसके बाद सातवाहनों की राजधानी क्या थी? प्रतिष्ठान। और कण्व राजवंश की राजधानी थी पाटलिपुत्र। तो याद रखना, शुंग राजवंश की राजधानी विदिशा, सातवाहनों की प्रतिष्ठान और कण्व की पाटलिपुत्र थी, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है, पहला जो स्टेटमेंट है शुंग राजवंश के बारे में वो है विदिशा, यानी कि एक का है सी, दो का है बी और तीन का है ए। तो यहां पर बी हमको दिख रहा है सही जवाब। तो क्वेश्चन नंबर 16 में आपको क्या लेना है? आंसर बी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। ध्यान से पढ़िएगा, ये कुछ फैक्चुअल चीजें इसमें ज्यादा है क्योंकि ये जो दौर था यहां पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन अंदर से आते नहीं है, तो हमने जबरदस्ती वो क्वेश्चन बनाने का प्रयास नहीं किया है जो आपको फालतू में डिस्टर्ब करे। जहां से जिस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं उस प्रकार से बनाने का हमने प्रयास करा है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है 17 नंबर में, वकाटक वंश के किस शासक ने सेतुबंध नामक ग्रंथ की रचना करी थी? दामोदर सेन, रुद्रसेन, हरिशेन या सिंधु वर्मा? सिंपल सा क्वेश्चन है, यहां पर आपको सीधे सीधे फैक्चुअल पूछा है, वहां पर आपको आंसर लेना है दामोदर सेन को। प्रवर सेन या प्रवीर सेन नहीं है, एक्चुअली प्रवर सेन है, गलत लिखा गया है, प्रवर सेन सेकंड। तो दामोदर सेन, जैसे का नाम प्रवर सेन था, उसने क्या लिखा था? सेतुबंध के नाम से एक बुक लिखी थी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर नंबर ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है, दामोदर सेन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 ध्यान से पढ़िएगा क्या पूछ रहा है। कथन 1 और कथन 2 के रूप में यहां पर क्वेश्चन है और आपको सही उसमें से सेलेक्ट करना है। स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है? सातवाहनों के काल में भड़ौच एक प्रमुख अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह था। भड़ौच कहां पर है? गुजरात, ठीक है। कहीं कहीं पे आपको भरूच मिलेगा तो वो भी सही, भरौच या भरूच। तो भरूच वॉज अ मेजर इंटरनेशनल पोर्ट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द सातवाहनास, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या सही है? बिल्कुल ये स्टेटमेंट करेक्ट है ना, क्योंकि सातवाहनों की जो एरिया थे ना वो महाराष्ट्र, गुजरात,
आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, ये वाले एरिया में था। तो भरूच उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड हब था। इस काल में सीसे और टेराकोटा के सिक्के का प्रचलन था। लीड एंड टेराकोटा कॉइन्स वर इन सर्कुलेशन ड्यूरिंग दी पीरियड। तो सातवाहन राजा जो है भारत के ऐसे राजा हुए जिन्होंने लेड यानी सीसे के सिक्के चलाए थे। ठीक है, तो यहां पर 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको सी ऑप्शन लेना है, सी ऑप्शन दोनों सही। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, हु वाज द ऑथर ऑफ द ग्रामर बुक नेम्ड कातंत्र। कातंत्र नामक व्याकरण ग्रंथ के लेखक कौन थे? पतंजलि, सुभाष, सर्वशर्मन या सर्ववर्मन और भास। तो आंसर क्या लेना आपको? सर्ववर्मन। ठीक है, सर्ववर्मन जो था वो हाल नाम से जो राजा हुए उनका क्या था? दरबारी था। और इसने ये बुक लिखी थी कातंत्र के नाम से, जो कि ग्रामर पर आधारित एक किताब है, कातंत्र। तो ध्यान रखिएगा, कातंत्र का राइटर कौन है? सर्ववर्मन। कहीं कहीं पे इसका नाम सर्वसरमन भी मिलता है, सर्वसरमन या सर्ववर्मन। तो थोड़ा सा देख लीजिएगा आप लोग क्या पूछ रहा है। ठीक है, तो कातंत्र का राइटर यहां पर सर्ववर्मन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 के बाद क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 छोटा क्वेश्चन है अगेन। मौर्योत्तर काल के किस वंश ने सबसे पहले अग्रहार प्रथा की शुरुआत की थी? Which dynasty of the post-Mauryan period first started the अग्रहार सिस्टम? ये अग्रहार सिस्टम है क्या? तो ध्यान रखिएगा, ये अग्रहार सिस्टम है भूमिदान व्यवस्था, भूमि दान की व्यवस्था। और भारत में भूदान की शुरुआत किसने करी थी? सातवाहन शासकों ने करी थी। किसने? सातवाहन शासकों ने। ठीक है, तो मौर्योत्तर काल के किस वंश ने सबसे पहले अग्रहार प्रथा शुरुआत करी थी? सातवाहन, है ना। और इन्होंने ब्राह्मणों को, बौद्धों को, अलग अलग जाति पंथ धर्म के लोगों को ये दान देना शुरू किया था। तो जमीन या फिर जगह जो है दान में देने की शुरुआत सातवाहनों ने की थी, जिसको अग्रहार कहा जाता था, अग्रहार प्रथा या अग्रहार रिचुअल। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21। यहां पर अगेन 2 स्टेटमेंट है, ध्यान से पढ़ना है आपको। पुष्यमित्र शुंग के समय ग्रीक आक्रमण का स्पष्ट विवरण दिव्यावदान में मिलता है। A clear description of the Greek invasion during the time of Pushyamitra Shunga is found in दिव्यावदान। तो क्या ये, अच्छा दिव्यावदान जो है वो एक बौद्धिस्ट ग्रंथ है, ये बौद्ध ग्रंथ है, याद रखिएगा। और इसमें पुष्यमित्र शुंग को लेकर के बहुत सारी बातें कही गई है, उसमें से अधिकतर बातें जो है वो नेगेटिव बात है। जैसे उसको बौद्धिज्म का शत्रु बताया गया है, बौद्धों को मारने वाला बताया गया है, उसमें बौद्धों के जो अलग अलग विहार थे, स्तूप थे, उनको डिस्ट्रॉय करने की बात कही गई है। तो ये बहुत ही उसमें नेगेटिव बात कही गई है। और ग्रीक आक्रमण का स्पष्ट विवरण मिलता है, ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट है, पतंजलि के महाभाष्य में यवनों के साथ युद्ध का उल्लेख स्पष्ट रूप से मिलता है। द वॉर विद द यवनास इज क्लियरली मेंशन्ड इन पतंजलि's महाभाष्य। तो इसमें भी आपको जिक्र मिल जाएगा। और भी बहुत सारे ग्रंथ है जिसमें आपको यवन के आक्रमण का उल्लेख मिल जाता है। यवन या इनको इंडो बैक्ट्रियंस भी आप कह सकते हो, इंडो बैक्ट्रियंस। ठीक है, तो 1 और 2 इसमें दोनों स्टेटमेंट सही हैं, तो दोनों सत्य लेना है आपको सी। तो पुष्यमित्र शुंग के समय पर ग्रीक आक्रमण का उल्लेख दिव्यावदान में भी है और पतंजलि के महाभाष्य में भी इसको मिलेगा आपको जिक्र। ठीक है, हालांकि गार्गी संहिता में भी आपको इसका जिक्र मिलेगा, इसमें गार्गी संहिता। ठीक है, और यहां पर जो यवन शब्द किया जाता है प्रयोग में, यवन या यवना, यवन का मतलब होता है विदेशी आक्रमणकारी, विदेशी आक्रमणकारी, विदेशी आक्रमणकारी। ठीक है, चलिए
तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो आंसर आपको लेना है सी, दोनों सत्य है, बोथ आर ट्रू, करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या पूछ रहा है, हेलियोडोरस के बेस नगर स्तंभ में निम्नलिखित में से कौन सी सूचनाएं नहीं मिलती? Which of the following information is not available from the base nagar pillar of Heliodorus? ऑप्शन नंबर 4 में, इसमें चारों में अलग अलग बातें कही गई है। देखते हैं कि क्या पूछ रहा है। वह ग्रीक राजदूत था, क्या वो ग्रीक राजदूत था? इसके बारे में जानकारी मिलती है, बिल्कुल मिलती है, हमें उसी से पता चलती है कि वो ग्रीक था, है ना। तक्षशिला से वो आया था, तक्षशिला का निवासी था हेलियोडोरस, और वहां के यवन शासक का वो राजदूत था, यवन शासक का राजदूत। ठीक, तो ये स्टेटमेंट तो सही है। बी क्या पूछ रहा है, उसने भागवत वासुदेव की उपासना की, ही वर्शिप्ड लॉर्ड वासुदेवा। क्या स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल सही है, उसने भागवत धर्म ही अपना लिया था यहाँ आने के बाद। उसके बाद स्तंभ पर ब्राह्मी लिपि में उल्लेख है, और वह, ये भी स्टेटमेंट सही है कि वो जो लिपि है वो ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है, और वह राजा निर्याकस का राजदूत था। जी बिल्कुल नहीं, वो तक्षशिला के यवन शासक का एक एम्बेसडर था, ठीक है, जिसका नाम था एंटियालकीट्स। क्या नाम है? एंटियालकीट या एंटियालकीट्स। एंटियालकीट्स के नाम के राजा का वो राजदूत था। तो स्टेटमेंट ए बी सी करेक्ट है, लेकिन डी जो है करेक्ट नहीं है, तो ऑप्शन में आंसर जो है डी ही आपको सही लेना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में उपाधियां हैं और उसके बारे में विशेष तथ्य दिए गए हैं, तो आपको दोनों को जोड़े मिलाना है। एक तरफ राजाओं के नाम है, दूसरी तरफ उनसे संबंधित चीजें हैं। तो पहला स्टेटमेंट है गौतमी पुत्र सतकर्णी, उसके बाद सतकर्णी प्रथम, वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी और हाल। तो गौतमी पुत्र सतकर्णी अपराजित ब्राह्मण, आगे बताता हूं मैं आपको इसके बारे में। सतकर्णी प्रथम, नाना घाट अभिलेख, वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी, इसका युद्ध हुआ था रुद्रदमन के साथ, और हाल गाथा सप्तसती। ठीक है, अब देखिए गौतमी पुत्र सतकर्णी, इसका जो अभिलेख मिलता है, कौन सा अभिलेख? नासिक अभिलेख, जो इसकी माताजी गौतमी बलश्री ने लिखवाया था, जिसमें इनको क्या कहा गया था? इनको एकमात्र ब्राह्मण का दर्जा दिया गया था, एकमात्र ब्राह्मण, और अपराजित, क्या कहा गया था इनको? अपराजित, जो कभी पराजित नहीं हुआ, वो अपराजित के नाम से फेमस था अपने अभिलेखों में, गौतमी पुत्र सतकर्णी। तो एक का तो है डी। फिर सतकर्णी प्रथम, नाना घाट अभिलेख, तो हमने इसको पहले भी चर्चा किया था, तो 2 का तो बी आ जाएगा। फिर 3 का है वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी, और इसकी लड़ाई जो है रुद्रदमन के साथ हुई थी, तो यहां पर इसका संबंध जुड़ता है रुद्रदमन के साथ, तो ए। और हाल ने गाथा सप्तसती के नाम से बुक लिखा था, तो यहां पर जुड़ जाएगा सी। तो ए का डी, 2 का बी, 3 का ए और सी का 4, तो यहां पर डी ऑप्शन में आपको मिल जाएगा आंसर। ठीक है, तो ध्यान से जोड़ी मिला लीजिए, आंसर आपके समक्ष। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। अगेन यहां पर आपके सामने 2 स्टेटमेंट है, ध्यान से पढ़ लीजिए उसको। क्वेश्चन नंबर 24, कथन, और यहां पर अच्छा दोनों कथन है। गांधार शैली की मूर्तियों में बुद्ध हमेशा अभय मुद्रा में चित्रित होते थे। गांधारा स्टाइल स्कल्पचर बुद्धा इज ऑलवेज डेपिक्टेड इन अभय मुद्रा। और दूसरा स्टेटमेंट है, मथुरा शैली में बुद्ध के शरीर की यथार्थवादी मांसपेशियां दर्शाई जाती थी। द मथुरा स्टाइल डिपिक्ट्स रियलिस्टिक मसल्स ऑफ द बॉडी ऑफ द बुद्धा।
अब देखिए पहला स्टेटमेंट जो है कि गांधार शैली की मूर्तियों में बुद्ध हमेशा अभय मुद्रा में चित्रित होते थे, तो ऐसा नहीं है। कभी भूमि स्पर्श मुद्रा, कभी स्टैंडिंग पोजीशन में, है ना, कभी ध्यान मुद्रा, तो अलग अलग मुद्राओं में वो होते थे, तो ये स्टेटमेंट तो गलत है। और मथुरा शैली में बुद्ध के शरीर की यथार्थवादी मांसपेशियां दर्शाई जाती थी, ये भी गलत है, क्योंकि ये जो स्टाइल है वो मथुरा का नहीं गांधार का है। ठीक है, तो गांधार का स्टाइल है। तो यहाँ पर कथन 1 और कथन 2 दोनों ही गलत है, तो दोनों गलत डी ऑप्शन में है, आप ले लीजिए आराम से उसको, कोई दिक्कत नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर क्या है? डी, दोनों ही गलत। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 25। और यहां पर आपके समक्ष एक क्वेश्चन है जिसके 4 विकल्प है, आपको उसका जवाब देना है। कौन सा विवरण वकाटक वंश के संदर्भ में गलत है? विच डिस्क्रिप्शन इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द वकाटक डायनेस्टी? ठीक, पहला स्टेटमेंट, इनकी राजधानी अमरावती थी। क्या इनकी राजधानी अमरावती थी? तो स्टेटमेंट सही है। एक मिनट, अपन चारों पढ़ लेते हैं, गलत पूछा है ना, चारों पढ़ लेते हैं, उसके बाद आते हैं अपने कंक्लूजन में। इनमें वैदिक और शैव दोनों धर्म प्रसिद्ध थे, ये भी स्टेटमेंट सही है। राजा प्रवर सेन प्रथम ने 4 अश्वमेध यज्ञ कराए थे, ये बिल्कुल सही है, उसने 4 बार अश्वमेध यज्ञ कराए थे। और रुद्रसेन तृतीय ने गुप्त से वैवाहिक संबंध स्थापित किए, सॉरी, रुद्रसेन द्वितीय ने गुप्तों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे, ये भी स्टेटमेंट सही है, क्योंकि गुप्तों के राजा चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी प्रभावती की शादी हुई थी रुद्रसेन द्वितीय के साथ। तो स्टेटमेंट हमने जो शुरुआत में कहा था राजधानी अमरावती थी, ये अमरावती नहीं थी इनकी राजधानी। ठीक है, नागपुर के पास इनकी कोई राजधानी थी, नागपुर के पास। ठीक है, तो स्टेटमेंट जो है वो गलत है, अमरावती नहीं थी। बाकी तीनों स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। इसमें कौन सा विवरण गलत नहीं है? तो ए जो है वो गलत है, तो ए जो है वो गलत है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या है 6। क्या पूछा है? भरहुत स्तूप वॉज कंप्लीटली बिल्ड ड्यूरिंग दी शुंग पीरियड। भरहुत स्तूप का निर्माण पूर्णतः शुंग काल में हुआ था, तो क्या स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल सही। हमने पहले शुरुआत में इसकी चर्चा करी थी कि बौद्ध धर्म से रिलेटेड एक स्तूप का निर्माण जो है वो किसने करवाया था? पुष्यमित्र शुंग ने। ठीक है, इस पर उकेरी गई वेदिका की कला को मध्य भारत की गाथा कहा जाता है ना? द आर्ट ऑफ द एल्डर कर्व्ड ऑन हिज इन इट हैज बीन कॉल्ड द सेज ऑफ सेंट्रल इंडिया। तो इसमें बहुत सारे मध्य भारत की ऐसी कलाएं हैं, है ना, जिसको कहा जा सकता है कि वेदिका की कला को मध्य भारत की गाथा कहा जा सकता है। तो स्टेटमेंट दूसरा जो है वो करेक्ट लिया जा सकता है, पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट। पहला स्टेटमेंट शुंगकाल, हाँ ये भी करेक्ट है, तो 2 भी सही है और 1 भी सही है, तो आंसर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। 1 और 2 दोनों ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27, छोटा क्वेश्चन है। चैत्य ऑफ कार्ले इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच आर्ट स्टाइल? कार्ले का चैत्य किस कला शैली का उदाहरण है? अभी कार्ले का चैत्य जो है ये सातवाहन राजवंश के समय पर बना है। कौन सा राजवंश? सातवाहन राजवंश। और ये सातवाहन राजवंश के समय पर अमरावती कला की शुरुआत हो चुकी थी, चाहे वो चित्रकला बोले, चाहे वो बोलना चाहिए कि एक स्कल्पचर आर्ट बोले, तो दोनों में ही आपको याद रखना है कि चैत्य जो है कार्ले का वो अमरावती का एग्जाम्पल है। तो 27 का जो आंसर है ए, अमरावती। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। मैच दी फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 28 पेयर मैचिंग है। एक तरफ ग्रंथों के नाम है और एक तरफ संबंधित शासक। तो पहला है मालविका अग्निमित्रम
फिर गाथा सप्तशती, फिर महाभाष्य और फिर अश्वघोष। तो मालविका अग्निमित्रम तो सीधा जुड़ेगा किसके साथ? अग्निमित्र के साथ। उसी के समय उसी के समय, हालांकि उसके समय नहीं लिखा गया है लेकिन ये उसी से रिलेटेड है। ये लिखा गया है गुप्त काल में, ठीक है। ये जो गाथा है वो गुप्त काल में लिखी गई है। हालांकि शुंग राजवंश की कथा है लेकिन गाथा किसके समय की है? गुप्त काल के समय इसको लिखा गया। कालिदास इसके राइटर हैं, कालिदास, ठीक है। तो मालविका अग्निमित्रम, अग्निमित्र की, गाथा सप्तशती हाल हमने पहले देखा था इसको, महाभाष्य पतंजलि और अश्वघोष बुद्ध चरित। तो यहां पर ए ऑप्शन जो है कहां मिल जाएगा? बी में जाकर के। ए का है बी, 2 का है क्या? ए, 3 का क्या है? डी, और सी का क्या है? 4 का क्या है? सी, ठीक। तो बी ए डी सी दिख रहा है कहीं? ये बी में दिख रहा है, बी ए डी सी। तो जोड़े मिला लिया, बस सिंपल सा है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29। स्टेटमेंट 2 है, आपको छांटना है सही गलत या जो भी है। स्टेटमेंट फर्स्ट क्या कह रहा है? सातवाहन शासकों ने दक्षिणापथेश्वर की उपाधि धारण करी थी। स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा है, सातवाहन शासक केवल ब्राह्मणों को भूमि दान देते थे। गलत। ये स्टेटमेंट में से एक सही आपको मिलेगा, दूसरा इनकरेक्ट मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो उनकी जो उपाधि थी वो दक्षिणापथेश्वर तो थी, ये बात करेक्ट है। और दूसरा स्टेटमेंट जो है, सातवाहन शासक केवल ब्राह्मणों को भूदान देते थे, द सातवाहन रूलर्स ग्रांटेड लैंड ओनली टू ब्राह्मण्स, ये गलत है क्योंकि इस समय पे ब्राह्मणों को 2 गांव देने का उल्लेख है, बौद्धों को, सॉरी, अजकली और करजक। इस प्रकार के गांव दान देने का जिक्र आपको मिलता है। ये 2 गांवों के नाम है, अजकली और करजक। ये सातवाहनों ने दान में दिया था। तो स्टेटमेंट जो है ये गलत हो जाएगा, ठीक है। पहला स्टेटमेंट सही है तो ओनली 1 इज करेक्ट, है ना। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 29 जो हमारा आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन था, इसका सही जवाब क्या है? केवल एक सही है। क्वेश्चन नंबर 30। व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन? जूनागढ़ अभिलेख की विशेषता पूछा है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जूनागढ़ अभिलेख से बहुत सारी जानकारियां मिलती है और इसका जो राजा था, है ना, शक शासक रुद्रदमन, ये भी बहुत फेमस राजा था। तो इसके बारे में आपको हर चीज जो नॉलेज इंपॉर्टेंट हो सकती है वो आपको जानना है। जूनागढ़ है कहां पर? इसको गिरनार भी बोलते हैं ना, गिरनार अभिलेख भी कहा जाता है, और ये गुजरात में, गुजरात, ठीक। तो जूनागढ़ अभिलेख की विशेषता क्या है? तो वह प्रथम संस्कृत का अभिलेख है, बिल्कुल सही है ना। इट इज द फर्स्ट संस्कृत इंस्क्रिप्शन। बी, वह ताम्रपत्र पर खुदा है। अब ये तो प्रॉपर एक पूरे शिलालेख के रूप में है, बड़ा सा, ठीक है, लगभग इतना बड़ा शिलालेख है, तो उसमें ये छुपा हुआ है। ताम्रपत्र पर तो नहीं लिखा। वह ग्रीक भाषा में है और वह अशोक के बाद का प्रथम बौद्ध अभिलेख है, ठीक। अब यहां पर अभिलेख की विशेषता क्या है पूछा है, वह प्रथम है, ठीक है, वह ग्रीक भाषा में, गलत है। वह अशोक के बाद का प्रथम अभिलेख है, ये भी गलत है, ठीक है। तो देखिए, जूनागढ़ अभिलेख की विशेषता क्या है पूछा है, इनमें से एक ही जवाब सही हो सकता है, तो वह प्रथम संस्कृत का अभिलेख है, ये स्टेटमेंट सही है, बाकी तीनों स्टेटमेंट गलत है, ठीक। ये क्योंकि संस्कृत भाषा में है, ब्राह्मी लिपि में, तो यहां पर स्टेटमेंट जो है ध्यान रखिएगा, एक सही है, तो आंसर में यही वाला सही ले लीजिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर है ए। तो यहां पर आज का जो 30 टॉपिक है हमारा खत्म होता है, 30 प्रश्न, और हमने कोशिश किया है इसमें से कि क्वेश्चन ज्यादा यहां वहां ना जाए, कि ऐसा क्वेश्चन ना हो कि बहुत ही नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन हो जाए और कभी भी वो आपसे पीएससी में ना पूछे। तो हमने ये भी कोशिश करी कि बहुत पुराना क्वेश्चन ना लिया जाए, सिंपल क्वेश्चन जैसे आते हैं पीएससी के लेवल के, हमने बस वही लेने का प्रयास किया है। ज्यादा हमने बहुत टिपिकल क्वेश्चन नेट जेआरएफ के टाइप के हमने क्वेश्चन नहीं लिया है, ठीक है। चलिए, तो बस आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं और अगले वीडियो में मिलेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।